बाग वीरान पड़ा था। धूप दरख्तों की धुली धुलाई शाखों पर चमक रही थी। मुझे शाखों पर लगे हुए कच्चे पक्के सेब दिखाई देते। जब मुझे यकीन हो गया कि वहां मेरे सिवाय कोई दूसरा इंसान नहीं है, तो मैंने एक दरख्त से 2-3 पके हुए लाल सेब तोड़े और वहीं दरख्त की ओट में बैठकर खाने लगा। अचानक 2 आदमियों की बातें करने की आवाज सुनाई दी। मैं लपक कर सबसे आखिरी दरख्त के पीछे छुप कर बैठ गया। आवाज गफ्फार की कोठरी की जानिब से आ रही थी। आवाज करीब आई तो मैंने गफ्फार को एक आदमी के साथ बातें करता सेब के दरख्तों की जानिब जाते देखा। वो एक जगह दरख्तों के दरमियान रुक गए। उसके साथ जो आदमी था उसने कश्मीरी फिरन पहन रखी थी और सर पर गर्म टोप और कांधे पर कश्मीरी चादर थी। वो कश्मीरी जबान में बातें कर रहे थे। शायद सेब की पकी हुई फसल का सौदा हो रहा था। गफ्फार ने उसे दरख्त पर से एक सेब भी उतार कर दिखाया। अजनबी कश्मीरी ने मुस्कुराकर गफ्फार को कुछ कहा और सेब जेब में डालकर उसके साथ वापस चल पड़ा। बाग के किनारे पर कोठरी से चंद कदमों के फासले पर नीचे गांव को पगडंडी जाती थी। वहां जाकर दोनों खड़े बातें कर रहे थे। फिर वो आदमी गफ्फार से हाथ में लाकर नीचे उतर गया और गफ्फार वापस कोठरी के पास आया और ताला खोलकर कोठरी में दाखिल हो गया। मैं दरख्त के पीछे से निकला और कोठरी के दरवाजे में आकर खड़ा हो गया। मैंने गफ्फार को सलाम किया तो उसने चौंक कर मेरी तरफ देखा। उसका पहला जुमला ये था, तुम्हारा साथी कहाँ है? उसने मुझे खींच कर दरवाजा बंद कर दिया। वो मुझे देखकर घबरा गया था। बोला, पुल तबाह हो गया है। सुना है कितने ही भारतीय फौजी मारे गए हैं। तमाम देहात को फौज ने घेरे में ले लिया है। घर घर की तलाशी ली जा रही है। भारतीय कई लोगों को पकड़ कर ले गए हैं और उनके जासूस जगह जगह फिर रहे हैं। जब मैंने गफ्फार को अपने ऑपरेशन की पूरी रिपोर्ट दी तो उसने गहरा सांस भरते हुए मेरी तरफ देख कर कहा, भारतीय फौज हमारे गांव में भी आने वाली है। तुम्हारा इस वक्त यहाँ से निकलना ठीक नहीं। तुम पकड़े जाओगे, इसलिए तुम्हें तहखाने में छुप जाना चाहिए। मैं मौका मिलते ही तुम्हारे पास आ जाऊंगा। जल्दी करो। डोगरा सिपाही यहाँ पहुंचने ही वाले होंगे। उन्होंने पिछले 2 देहात में आग लगा दी है। मैं कोठरी से निकलकर गफ्फार के साथ बाग में उस जगह आ गया जहां रात भर की शदीद बारिश के बाद भीगे हुए सूखे पत्ते और शाहों का ढेर था। गफ्फार ने झाड़ झनकार को एक तरफ से हटाकर लकड़ी का तख्ता परे हटाया और मेरी तरफ देखकर कहा, तुमने कुछ खाया नहीं होगा। मैं नीचे जाकर हालात देखता हूँ। तुम्हारे लिए खाने को भी लाऊंगा। तुम यहाँ से किसी हालत में भी बाहर मत निकलना जब तक मैं ना आऊं, समझे? मैंने हाँ कहा और मैं गड्ढे में उतर गया। गफ्फार ने लकड़ी का तख्ता ऊपर कर दिया और झाड़ झनकार इस तरीके से ऊपर रखा कि तख्ते के नन्हे सुराख में से ताजा हवा अंदर आती रहे। वो चला गया। उस गड्ढे में मुझे बाहर की ठंड से जरूर निजात मिल गई थी, लेकिन बेहद हब्स था और लगता था कि मैं जिंदा दरगोर हो गया। गड्ढे में मच्छर भी कहीं से आ गए थे। कुछ मालूम नहीं था कि मुझे वहां कितनी देर तक कैद रहना होगा। बहरहाल ये उससे बेहतर था कि मैं डोगरा फौज की कैद में चला जाऊं और वो मुझे भयानक अजियतें देकर हलाक कर डालें। अजियतों से मेरा ध्यान अपने साथी कमांडो नंबर 9 की तरफ चला गया। अगर वो भारतीय फौज की कैद में है तो न जाने दुश्मन उसे किस किस तरह की अजियतें दे रहा होगा। मैं दिल में दुआ मांगने लगा कि खुदा करे वो शहीद हो गया हो, जिस तरह हमारे तीसरे साथी कमांडो नंबर 8 ने दुश्मन के पुल को उड़ाकर शहादत का रुतबा पा लिया था। मेरी आंखों के सामने कमांडो नंबर 9 की खशखशी दाढ़ी और तांबे जैसा चमकीला चेहरा, गहरी तेज आंखें और गठा हुआ जिस्म घूमने लगा। मैंने दिल में कहा कि वो भी यकीनन शहीद हो चुका होगा, क्योंकि किसी कमांडो का दुश्मन फौज के हत्थे चढ़ने से बेहतर होता है कि वो शहीद हो जाए। मैं गफ्फार के तारीख तहखाने में बैठा था। बाहर सन्नाटा छाया था। किसी वक्त परिंदे के बोलने की आवाज आ जाती। कुछ देर बाद 2 फायर हुए। ये पिस्तौल के फायर की आवाज थी और मेरे अंदाजे के मुताबिक नीचे गांव की तरफ से आई थी। मैं हमतन गोश हो गया। अब कुछ आवाजें ऊपर की तरफ आ रही थी। मेरे जेब से दस्ती बम निकालकर अपनी मुट्ठी में थाम लिया। ये बम मुझे नहीं बचा सकता था, लेकिन मरने से पहले मैं 2-1 को जरूर मारना चाहता था। आवाजें जैसे बाग के शुरू में कोठरी के पास आकर रुक गईं। फिर किसी फौजी ने चिल्लाकर बाग की तलाशी लेने का ऑर्डर दे दिया। उसका लहजा डोगरा संतरी का सा था। ऊपर जमीन पर कई फौजियों के भारी बूटों की धमक सुनाई थी और मैं गड्ढे की दीवार के साथ सिमट कर बैठ गया। दस्ती बम मैंने इस तरह हाथ में तैयार रखा था कि अगर ऊपर से डोगरा सिपाही ने लकड़ी के तख्ता अलग कर दिया तो मैं हैंड ग्रेनेड का पिन खींचकर बाहर फेंक दूंगा। उसके बाद चाहे मुझे गड्ढे ही में गोलियों से भून दिया जाए। कुछ फौजी बूटों की आवाज मेरे तहखाने के ऊपर वाले झाड़ झनकार के पास आकर रुक गई। फिर जैसे पत्तों और शाखों को संगीन से इधर उधर हटाकर देखा जाने लगा। मैंने दम साध लिया। मेरी दोनों उंगलियां पिन निकालने के लिए दस्ती बम के ऊपर थीं। किसी फौजी ने दूर से आवाज दी, ओ जांगली, उधर क्या कूड़ा करकट देखता फिरता है, इधर छप्पर के नीचे जाकर देखो। उसके साथ ही फौजी बूटों की आवाज दूर चली गई। मैं बच गया था। फिर मुझे गफ्फार की आवाज सुनाई थी। वो किसी फौजी से कह रहा था, इधर कोई पाकिस्तानी कमांडो आता तो हम खुद आपको इत्तला कर देता। हम तो हर वक्त चौकस रहते हैं। फौजी बोला, बकवास बंद करो, हम तुम लोगों को अच्छी तरह जानता है, हम पूरी तरह चेक करेगा। ये किसी डोगरा कंपनी कमांडर की आवाज ही हो सकती थी। कुछ देर तक फौजियों के बूटों की धमक और उनकी आवाजें सुनाई देती रहीं। फिर ये सारी आवाजें मुझसे दूर होती हुई गायब हो गईं। खतरे के टल जाने पर मैंने खुदा का शुक्र अदा किया और हैंड ग्रेनेड को दोबारा जेब में रख लिया। बाहर एक बार फिर सन्नाटा छा गया था। दूर वादी में किसी चील के चिल्लाने की आवाज बार बार आ रही थी।
फिर ये आवाज भी तहलील हो गई। गड्ढे में बैठे बैठे मैं तंग आ गया था। सोचा बाहर ताज़ा हवा में निकल आऊं, लेकिन गफ्फार की हिदायत याद आ गई कि जब तक मैं न आऊं हरगिज बाहर मत निकलना। मैं अंधेरे गड्ढे नुमा तय खाने में ही दुबका रहा। मेरे सर के ऊपर लकड़ी के तख्ते में जो सुराख था उस पर कुछ शाखें आ गई थीं, जिसके बायस गड्ढे में हवा तो दाखिल हो रही थी मगर रोशनी कम आ रही थी। फिर ये रोशनी भी धुंधली होने लगी। मैंने अपनी घड़ी देखी, अंधेरे में उसकी सुइयां चमक रही थी। दिन के 12 बजने वाले थे। फिर 1 और फिर दिन के 2 बज गए। 2:30 बजे के करीब मुझे इंसानी कदमों की आवाज अपनी तरफ आती सुनाई थी। मैं एक बार फिर होशियार होकर बैठ गया। ये आवाज फौजी बूटों की नहीं थी, लेकिन गफ्फार की बजाय ये कोई भारतीय मुखबर भी हो सकता था जो मेरा सुराग लगाने वहां आया हो। मैंने चाकू निकाल लिया और कदमों की आवाज मेरे तय खाने के पास आकर रुक गई। अब गफ्फार की आवाज आई, ये मैं हूँ गफ्फार, घबराओ नहीं। उसके बाद फिर खामोशी छा गई। गफ्फार ऊपर इधर उधर चल फिर रहा था। मुझे जमीन पर टोकरे के घसीटने की आवाज भी सुनाई थी। फिर ऐसी आवाजें आईं जैसे कोई सेब के दरख्तों की झाड़ियों को खींच रहा हो। मैं गफ्फार को आवाज देने ही लगा था कि ऊपर कोई झाड़ छनकार हटाने लगा। फिर तख्ता उठ गया। उसके साथ ही गड्ढे में दिन की रोशनी और ताजा हवा का झोंका आया। मुझे ऊपर गफ्फारे का सर नजर आया। उसने सर पर गर्म मफलर लपेट रखा था। उसने आहिस्ता से कहा कि मामला गड़बड़ है, मैं तुम्हें अभी बाहर नहीं निकाल सकता। उसने ऊपर से एक पोटली फेंकी। इसमें रोटी है और ये तुम्हारी पानी की बोतल है। जब तक मैं ना आऊं हरगिज हरगिज बाहर मत निकलना। उसने तख्ता एक बार फिर बंद कर दिया। गड्ढे में अंधेरा छा गया। मैं अब गफ्फार के रहमो करम पर था। अपने तौर पर कुछ नहीं कर सकता था। उसका हर हुक्म मानने पर मजबूर था, क्योंकि मेरी भलाई भी इसी में थी। भारतीय फौज ने पुल को तबाह करने के बाद इर्द गिर्द तूफान मचा रखा होगा। जगह जगह तलाशी ली जा रही होगी। मशकूक लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा होगा। खुदा जाने वो क्या क्या जुल्म ढा रहे होंगे। मैंने पोटली में से मकई की रोटी निकाल कर खाई। साथ शलजम का अचार था। पानी का फ्लास्क हमारा ही था, जो मेरे साथी कमांडो नंबर 8 और नंबर 9 अपने साथ लाए थे। मैं वहीं गड्ढे में पांव थोड़े से खोल कर पड़ा रहा। सारा दिन उसी गड्ढे में गुजर गया। जब शाम का अंधेरा फैल गया और तख्ते के सुराख में से आने वाली रोशनी गायब हो गई तो किसी ने पत्तों की शाखों को परे हटाया। फिर तख्ता ऊपर उठा दिया। मैंने चाकू निकाल लिया। मैं हूँ गफ्फार, बाहर आ जाओ। दिन भर तारीख सर्द गड्ढे में पड़े रहने से मेरा जिस्म दर्द करने लगा था। मैं जल्दी से बाहर ताजा हवा में निकल आया। मेरा ख्याल था कि बाहर शाम होगी, मगर बाहर आकर देखा तो रात का अंधेरा छाया था। ताजा हवा में सांस लेने से मेरी जान में जान आई। गफ्फार तेज तेज कदमों से चलता बाग के अंधेरे में से गुजरता कोठरी में घुस गया। मैं उसके पीछे पीछे था। मेरे अंदर दाखिल होते ही उसने कोठरी का दरवाजा बंद कर दिया। जेब से एक मोमबत्ती निकाल कर जलाई और उसे जमीन पर एक जगह लगाते हुए बोला, हालात बड़े खराब हो रहे हैं। पुल के दोनों हिस्से मुकम्मल तौर पर तबाह हो गए हैं। भारतीय फौज की 2 मजीद बटालियन जम्मू आ गई है। वो हमारे गाँव के 10 आदमियों को शुबे में पकड़ लेंगे। मैंने कहा, यह तो बहुत बुरा हुआ। गफ्फार ने सर पर से मफलर उतार कर सर पर हाथ फेरा और उसे दोबारा बांधते हुए बोला, ये होता ही रहता है। तुम लोगों की तलाशी में भारतीय संतरी जहां भी आए थे। खुदा का शुक्र है कि वो तुम्हारा सुराग नहीं लगा सके, क्योंकि मैंने भी इन फौजियों के साथ बना रखी है। उन्हें हर सीजन में अपने बाग के सेब, मकई और मक्खन देता रहता हूँ, लेकिन अब ऐसा लगता है कि उन्हें मुझ पर भी शक हो गया है। इसलिए अब तुम्हारा यहाँ रहना ठीक नहीं। मैंने कहा, तुम मेरी थोड़ी सी रहनुमाई करो, मैं वापस चला जाता हूँ। गफ्फार मेरे लिए रोटी और पानी लाया। मैं रोटी खाने लगा। गफ्फार ने कहा, एक और खबर का पता चला है। मैंने पानी का घूंट पीकर पूछा, वो क्या? गफ्फार बोला, मेरे एक खास मुखबर ने इत्तला दी है कि कमांडो नंबर 9 जो तुम्हारे साथ गया था शहीद नहीं हुआ। निवाला मेरे हाथ में ही रह गया। तो क्या मेरा साथी जिंदा है? वो बोला, हाँ, कमांडो नंबर 9 जिंदा है। उसे भारतीय फौज ने गिरफ्तार कर लिया है और पीछे जम्मू छावनी भेज दिया है। मेरी आंखों के सामने चमकीली आंखों और खशखशी दाढ़ी वाले जाले पाकिस्तानी सरफरोश कमांडो की शक्ल घूम गई। न जाने भारतीय उसे क्या क्या अजियतें नहीं देंगे, कैसी कैसी जिस्मानी अकूबत नहीं पहुंचाएंगे। क्या मैं उसकी मदद कर सकता हूँ? हाँ, मुझे उसकी मदद करनी चाहिए। मैंने गफ्फार से कहा, क्या तुम्हारी इत्तला सच्ची है? वो बोला, इससे पहले मेरे मुखबर की दी हुई कोई इत्तला झूठी नहीं। मेरा ये मुखबर ऊपर बटालियन के मेस में खानसामा है। उसने अपने कानों से एक डोगरा अफसर को कमांडो नंबर 9 के बारे में बात करते सुना है। मैं खामोशी से रोटी खाने लगा। गफ्फार इस दौरान 2 बार उठकर बाहर का जायजा लेने गया। मैं रोटी खा चुका तो उसने कहा कि मेरे बेटे, तुम अपना मिशन मुकम्मल कर चुके हो। वैसे भी अब तुम्हें जहां नहीं रुकना चाहिए। भारतीय फौज के आदमी चप्पे चप्पे पर शिकारी कुत्तों की तरह तुम्हारी बू सूंघते फिर रहे हैं। उन्हें 2 सिपाहियों की लाशें भी मिल गई हैं, जिन्हें तुम लोगों ने सड़क के ऊपर झाड़ियों में हलाक किया था। उनको यकीन है कि पाकिस्तानी कमांडो का एक साथी इसी जगह कहीं छुपा हुआ है। सारे रास्ते उन्होंने ब्लॉक कर दिए हैं। फिर भी मैं तुम्हें यहाँ से किसी न किसी तरह निकाल लूंगा। मैं सोच रहा था कि एक बार फिर अपनी तमिल जबान की महारत
संस्कृत के इल्म और हिंदू देवमाला से गहरी वाकफियत और वेदों के श्लोकों के आजमाने का वक्त आ गया है। ये वो काम था जो कोई दूसरा कमांडो नहीं कर सकता था। मैंने गफ्फार से पूछा, गफ्फार क्या तुम मुझे यहाँ कुछ चीजें ला कर दे सकते हो? गफ्फार ने कदरे ताजुब से पूछा, कौन सी चीजें? मैंने जब उसे बताया कि मुझे गेरुए रंग की खद्दर की एक लंबी चादर, मनकों की 2 मालाएं, एक त्रिशूल, एक टायर सोल के ऊपर से ढकी हुई मोटी चप्पल और थोड़ा सा पानी में घुला हुआ केसर चाहिए, वो हैरानी से मेरी सूरत तकने लगा। बोला, तुम इन चीजों को लेकर क्या करोगे? मैंने कहा, ये मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा, पहले ये बताओ कि तुम ये चीजें मुझे मुहैया कर सकते हो, मैं तुम्हें कुछ रुपए दे दूंगा। गफ्फार बोला, गेरुआ खद्दर तो जितना चाहोगे मिल जाएगा। साधुओं वाली मालाएं साथ वाले कस्बे के बाजार में ही मिल सकेंगी, क्योंकि वहाँ एक मशहूर मंदिर है और उसी बाजार में मालाएं बिकती हैं। बाकी त्रिशूल मैंने इस बाजार में कहीं भी नहीं देखी। केसर तो हमारे घर में ही है, चप्पल का भी बंदोबस्त हो जाएगा। लेकिन क्या तुम साधु बनोगे? मैंने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, मैं साधु बनकर यहाँ से निकलूंगा, लेकिन गफ्फार तुम्हें मेरी खातिर, मेरे साथी कमांडो की खातिर एक और काम करना होगा। और वो काम ये है कि जिस तरह भी हो सके मुझे अपने मुखबर के जरिए सिर्फ इतना पता करवा दो कि मेरा साथी कमांडो नंबर 9 जम्मू छावनी में किस रेजिमेंट में कैद है। मैंने अपने साथी कमांडो को भारतीय फौज की कैद से छुड़ाने का फैसला कर लिया है। गफ्फार कुछ देर के लिए चुप हो गया। वो गहरी सोच में था, फिर सर उठाकर मेरी तरफ देखने लगा। उसकी आंखों में एक अजीब रोशन चमक थी। मेरे बच्चे पाक फौज के कमांडों को मेरा सलाम। तुम लोग सच्चे मुजाहिद हो, इस्लाम के शेर हो। मैं तुम्हें जरूर पता करके दूंगा कि हमारा जांबाज मुजाहिद जम्मू छावनी की किस रेजिमेंट में कैद है। गफ्फार ने मेरा माथा चूम लिया। मैंने गफ्फार को 500 रुपए निकाल कर दिए। वो उन्हें नहीं ले रहा था, लेकिन मैंने कहा कि ये मैं अपनी चीजें खरीदने के लिए तुम्हें दे रहा हूँ। उसने मेरे बहुत मजबूर करने पर सिर्फ 200 रुपए ले लिए और अगले रोज सुबह आने का कहकर चला गया। एक बार फिर उसने मुझे ताकीद की कि मैं कोठरी से बाहर न निकलूं और मोमबत्ती भी रोशन न करूं। मैंने उसके चाहते ही मोमबत्ती बुझा दी। गफ्फार ने कोठरी के बाहर ताला लगाया और उसके कदमों की आवाज दूर होते होते गायब हो गई। सर्द अंधेरे और सीलन ज़दा गड्ढे से निकलकर इस कोठरी की नीम गर्म फजा में आने से मुझे बड़ा सुकून मिला। मैं लिहाफ ओढ़कर अपने अगले मिशन के बारे में सोचने लगा। यह मिशन अपने साथी कमांडो नंबर 9 को दुश्मन की कैद से निकालने का था। यह कोई सहल काम नहीं था। जम्मू भारतीय फौज की बहुत बड़ी छावनी थी और कश्मीर के संगीन हालात के पेश नजर यहाँ चेकिंग और हिफाजती इंतजामात उतने सख्त थे कि आम आदमी फौजी छावनी के इलाके के आसपास भी भटक नहीं सकता था। मैं उस ज़ईफुल एतकाद और हजारों देवी देवताओं, अवतारों, ऋषियों और तरह तरह के तवहुमात पर यकीन रखने वाली कौम को उनके तवहुमात से ही शिकस्त देना चाहता था। इसके लिए मेरे पास काफी मवाद था। मैं अपने जहन में एक बाकायदा लाया अमल तैयार करने के बाद सो गया और ऐसे घोड़े बेचकर सोया कि आंख खुली तो गफ्फार मेरे पास बैठा मुझे जगा रहा था। मुझे पता ही न चल सका कि उसने कब कोठरी का दरवाजा खोला और कब अंदर आ गया। गफ्फार ने मुस्कुराकर कहा, तुम्हारी नींद इतनी गहरी नहीं होनी चाहिए दोस्त। वो मेरे लिए केतली में चाय और खालिस मक्खन में पकी हुई मकई की मीठी रोटी लाया था। वो कहने लगा, तुम्हारी चीजें खरीदने मैं आज ही साथ वाले कस्बे में जा रहा हूँ, शाम तक वापस आ जाऊंगा। अब दिन का वक्त है, इसलिए तुम्हें इस कोठरी की बजाय वापस जमीन दोस्त खाने में जाकर छुपना होगा। यहाँ दिन में किसी भी वक्त भारतीय गश्ती पार्टी आ सकती है। अगरचे गढ़े का नाम सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे, लेकिन उसके सिवा कोई चारा भी नहीं था। गफ्फार मेरे लिए दोपहर के वास्ते भी रोटी और फ्लास्क में पानी भरकर ले आया था। नाश्ता कराने के बाद उसने बाहर जाकर बाग के माहौल का जायजा लिया और फिर मुझे कोठरी से निकाल कर एक बार फिर उसी सर्द तारीख गड्ढे में बंद कर दिया। इस बार वो मुझे अपने बाग के कुछ सेब भी तोड़ कर दे गया। यूं समझ लें कि बड़ी मुश्किल से मैंने उस गड्ढे में दिन गुजारा। शाम के वक्त गफ्फार वापस आ गया। जब वो मुझे गड्ढे से निकाल कर कोठरी में लाया तो मैंने मोमबत्ती की रोशनी में वहाँ एक गठरी पड़ी देखी। वो बोला, इसमें तुम्हारी चीजें हैं। त्रिशूल मुझे नहीं मिल सकी। उसने गठरी खोली। उसमें गेरुए रंग के देहात में बने हुए मोटे खद्दर का लंबा कुर्ता और बड़ी चादर, काले मनकों की 4 मालाएं और एक मोटी सी कश्मीरी चप्पल थी। उसने मुझे 30 रुपए वापस किए। मैंने जेब से 100 के मजीद 4 नोट निकाल कर उसके पांव में रख दिए और कहा, मैं जिस भेस में यहाँ से निकलूंगा उसके लिए मुझे रुपयों की जरूरत नहीं। मैं जहाँ जाऊंगा रुपए पैदा कर लूंगा। ये हकीर सी रकम मैं तुम्हें नहीं बल्कि अपनी बहन नाजो के जोड़े के लिए दे रहा हूँ, इनकार न करना। गफ्फार चुप हो गया। त्रिशूल के लिए मैंने मजीद इसरार न किया। अब मेरे पास इंडियन करेंसी के 10-10 रुपए के 7 नोट, सिधा का दिया हुआ सांप का मन का, एक चाकू और हैंड ग्रेनेड थे। मैंने सिवाय सांप के मन के और 70 रुपयों के बाकी सब कुछ गफ्फार को दे दिया कि वो उसे किसी गड्ढे में दफन कर दे। एक पुड़िया में डालकर वो मेरे लिए जाफरान जानी केसर भी लाया था। गफ्फार ने मुझे बताया कि उसने अपने मुखबर को ताकीद कर दी है कि वो जैसे भी हो सके ये मालूम करने की कोशिश करे कि कमांडो नंबर 9 को जम्मू छावनी में किस मकाम पर किस रेजिमेंट की तहवील में दिया गया है। जब तक मुझे ये मालूमात हासिल नहीं हो जाती मैं वहां से नहीं जा सकता। गफ्फार मुझे तहखाने में बंद करके चला गया। अब ऐसा होता कि दिन को मुझे गफ्फार गड्ढे में बंद कर देता और रात को निकाल कर कोठरी में सुलाकर चला जाता।
उसके मुखबर को अभी तक मेरे साथी कमांडो का कुछ सुराग नहीं मिल सका था। चौथे रोज रात को गफ्फार मुझे गड्ढे से निकाल लाया और उसने मुझे ये खुशखबरी सुनाई कि मेरे साथी कमांडो का कुछ सुराग मिल गया है।